अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 3 स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इस वीक के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं लोकल वेरिएबल इन्फेरेंस, जो कि न्यू है जावा के अंदर। इसके अलावा जावा यूजर इनपुट का एक तरीका देखेंगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट को भी हम देखेंगे। फिर द रिलेशनल ऑपरेटर्स, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क जो है, और आखिर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, लोकल वेरिएबल इन्फेरेंस। अच्छा, लोकल वेरिएबल इन्फेरेंस जो है वो जावा के अंदर न्यू फीचर है, जावा 10 के बाद जो है वो शामिल हुआ है। बेसिकली आप क्योंकि जावा कॉम्पीट करने की कोशिश करती है बाकी लैंग्वेजेस से जो कि मार्केट में न्यू इस वक्त मौजूद है, जो कि ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि कोड जो है वो कम से कम लिखना पड़े और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके लिखने के अलग अलग तरीके ना हो। तो सेम इसी तरीके से जावा ने एक फीचर ऐड किया है ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ डेटा टाइप का। ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ डेटा टाइप का मतलब ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त या क्लास डिक्लेयर करते वक्त या एरे डिक्लेयर करते वक्त जावा जो है वो आपको एक फैसिलिटी न्यू प्रोवाइड करती है कि आप डेटा टाइप भले स्पेसिफाई ना करो, उसके बजाय एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम जावा ऑटोमेटिकली रन टाइम पे डिटेक्ट करती है कि जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अच्छा, बेसिकली आप इनको ज्यादातर जो यूज करोगे इस पे लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर उन्हीं वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल होगी जो लोकल वेरिएबल्स हो गए, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर हो या किसी ब्लॉक के अंदर हो या फिर या किसी लूप के अंदर हो। बाद में हम वेरिएबल्स की डिफरेंट थोड़ी सी टाइप डिस्कस करेंगे। कुछ वेरिएबल्स रिगार्डिंग क्लास वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तब शायद जाके आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो कि हम लोकल वेरिएबल से हमारी क्या मुराद है। जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कस होगी, इंस्टेंस वेरिएबल डिस्कस होंगे, तो ये दो टाइप के वेरिएबल्स आपके लिए अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर हैं या किसी ब्लॉक के अंदर है या लूप के अंदर है वो हमारे लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे। अच्छा, यूजली ये टाइप जो है डेटा टाइप वो रन टाइम पे जेडीके खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी डेटा टाइप है। नाउ बेसिकली इसको करने के लिए, इस फीचर को अचीव करने के लिए जावा जो है वो एक कीवर्ड देती है, ठीक है, VAR, जो कि बेसिकली जावा का रिजर्व टाइप नेम है, ठीक है, VAR को हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन VAR जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकता, खाली उसको आपको इनिशियलाइज करना लाजमी है। मीन्स अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो बाय यूजिंग VAR, तो आपको वेरिएबल नेम भी देना है और लाजमी है कि आप उसको साथ में इनिशियलाइज भी करोगे। तो नीचे एग्जांपल दी हुई है ये, यानी VAR काउंटर, ये लाइन जावा में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये रॉन्ग है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हुए इंटीजर a क्रिएट कर लेते थे और बाद में हम नीचे दूसरी लाइन में a = 10 कर देते थे, वो उधर अलाउ है। लेकिन अगर आप टाइप इन्फेरेंस यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर बगैर इनिशियलाइज किए हुए VAR यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, VAR की आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि VAR को यूज कर कैसे सकते हैं हम। लेकिन अगर VAR आप एज अ टाइप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स ओके, आप उसी सेम प्रोग्राम के अंदर VAR नाम का वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो आप अगर एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट करते हो VAR, ठीक है, तो VAR जो है वो सेम प्रोग्राम के अंदर, सेम कोड के अंदर एज अ अलग वेरिएबल भी क्रिएट हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे हम आगे। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स कि किस तरीके से लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस के थ्रू आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अगेन, क्रिएट करने के लिए उनको इनिशियलाइज करना लाजमी है। नंबर 1, VAR लिखोगे पहले। नंबर 2, वेरिएबल का नाम दोगे। नंबर 3, इक्वल टू का साइन, ठीक है, एंड नंबर 4, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये स्ट्रिंग है,
लेकिन var मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखने की वजह से ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। अब क्या वजह है कि जावा पहचान पाए कि ये स्ट्रिंग है? ये ऑलरेडी नो, हमने लिटरल डिस्कस किए। ठीक है, लिटरल वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम वेरिएबल्स में सेव कर रहे हैं, उन सबको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, तो जावा उस तरीके को पहचानती है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई भी चीज दोगे तो जावा को पता है कि ये स्ट्रिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल, var बुलेट इज इक्वल टू सी, सिंगल कोटेशन में आपने सी दिया है, ऑब्वियसली जावा फौरन पहचान जाएगी कि इस बुलेट को मुझे क्या क्रिएट करना है, एज अ कैरेक्टर क्रिएट करना है। var डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक होल नंबर लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर है, इंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपने एक नंबर डायरेक्ट होल नंबर लिखा है तो ये जो वेरिएबल क्रिएट होगा डजन, इसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी, इंट बन जाएगी। देन var kb, ठीक है, इज इक्वल टू 1_024l। अच्छा, ये अंडरस्कोर पिछले लेक्चर में रह गया था, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अंडरस्कोर कॉमा की जगह यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो रकम इंग्लिश में मैथ्स के अंदर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो 1000 तो आप लिखते हो 1,000। हर 3 डिजिट के बाद जब हम वैल्यूज लिखते हैं उसमें हम कॉमा लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि ये 1000 है। अगर हमें 10,000 लिखना होता है तो हम लिखते हैं 10 कॉमा फिर 000। तो कॉमा की जगह जावा अलाउ करती है कि आप अंडरस्कोर दे दो। तो ये लास्ट लेक्चर में रह गया था, ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लेकर भी आ गई हूँ। अगर मैं यहाँ से अंडरस्कोर हटा दूँ, ठीक है, तब ये 1024 है, उसका मतलब ये 1024। लेकिन अगर आप ये क्लेरिफाई करना चाहते हो कि 1,024 है, यानी ये 1024 है, तो आप उस कॉमा की जगह अंडरस्कोर जो है वो दे सकते हो। अच्छा, अगर ये 1024 भी होता तो आगे एल लगाने का क्या मतलब है कि अब ये लॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल क्रिएट होगा इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 0.19, जब भी एक पॉइंट वाला नंबर लिखा है बाय डिफॉल्ट क्या है, डबल। ठीक है, तो जब ये वेरिएबल टेक्स्ट क्रिएट होगा तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, डबल होगी। फिर डेटा टाइप डबल को आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ऊपर वाले तरीके से करो या नीचे वाले से करो। रिड्यूस टेक्स्ट इज इक्वल टू 0.07d, इसके आगे डी लगा दिया है तो ये भी डबल ही है। तो डबल में डी लगाओ या ना लगाओ, दोनों तरीकों से डबल क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्लोट में एफ लगाना लाजमी है, क्योंकि अगर आप एफ नहीं लगाओगे तो वो समझेगा 0.75 जो है वो डबल है। तो इसलिए अगर हमें var 3/4 इज इक्वल टू 0.5f लगाया है तो ये फ्लोट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने जितनी डेटा टाइप डिस्कस की है, ठीक है, वो सारी क्रिएट हो सकती है। इवन बुलियन भी, var वेरिएबल इज इक्वल टू 2 करोगे तो वो उसकी डेटा टाइप बुलियन कर देगा। नाउ दो डेटा टाइप जो इसमें मिसिंग है, ठीक है, वो है एक बाइट, ठीक है, और दूसरी है शॉर्ट। अब बाइट और शॉर्ट में प्रॉब्लम ये है कि आप इनको इस सिंटैक्स से क्रिएट नहीं कर सकते, यानी आप लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस यूज करके बाइट और शॉर्ट टाइप के वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ 13, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर समझा जाता है, लेकिन जब हम डेटा टाइप बाइट यूज करते हैं डेटा टाइप के अंदर, या हम शॉर्ट यूज करते हैं, तब जावा थोड़ी सी एक्टिवेट होती है। उसका ये देखिए, और वो ये चेक कर रहा होता है कि अगर बाइट की रेंज के अंदर वैल्यू है तो वो उसको बाइट बना देता है, और अगर शॉर्ट की रेंज के अंदर वैल्यू है तो उसको शॉर्ट बना देता है। बाइट और शॉर्ट के लिए हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है जैसे हमारे पास फ्लोट और लॉन्ग के लिए। यानी हम इसके आगे एफ लगा देते हैं तो फ्लोट बन जाता है, इस नंबर के आगे हम एल लगा देते हैं तो लॉन्ग बन जाता है, लेकिन हम इंटीजर नंबर के आगे ऐसा कुछ नहीं लगा सकते जिससे वो बाइट बन जाए या शॉर्ट बन जाए। तो इनके पास स्पेशल इंडिकेटर्स नहीं है, ठीक है, इनको स्पेशल इंडिकेटर्स कहते हैं। हमारे पास बाइट और शॉर्ट के लिए स्पेशल इंडिकेटर्स नहीं है, इसलिए बाइट डेटा टाइप या शॉर्ट डेटा टाइप को आप इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, नाउ सारे तो हम वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर रहे, जो थोड़े से यूनिक से एग्जांपल से उनको ही देखते हैं। जैसे var kp इज इक्वल टू 1_024l लॉन्ग क्रिएट करने के लिए, और बुलियन क्योंकि स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं था तो var a इज इक्वल टू 2 बुलियन क्रिएट करने के लिए।
और इसके अलावा ये देखने के लिए कि अगर हम एक VAR का वेरिएबल भी अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर दें तो वो भी अलाउड है। ठीक है, तो इन तीनों वेरिएबल्स को क्रिएट करने के बाद इनकी वैल्यूज को जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये KB जो है वो 1024 हो गया, तो अंडर स्कोर को वैसे ही वो इग्नोर कर रहा होता है। ये अंडर स्कोर सिर्फ जो है वो प्रोग्रामर की आसानी के लिए होता है। अगर वो ये समझना चाहे कि वैल्यू थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, या बिलियंस में है, या ट्रिलियंस में है, तो हर कॉमा की जगह वो अंडरस्कोर से सेपरेट करके अपनी वैल्यू लिख सकता है, ताकि प्रोग्रामर को इजीली समझ में आए कि उसने वैल्यू जो है वो कितने डिजिट्स में दी है। ए इज इक्वल टू ट्रू जो है वो भी बन गया, और VAR वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं हुई है इसमें। ओके, नाउ सेम चीज जो है वो एज मैंने कहा कि एरे के अंदर भी हम यही वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस यूज कर सकते हैं। सो एरे को क्रिएट करने का जो तरीका वाहिद जो कि वैलिड है, ठीक है, वो ये है कि आप पहले VAR दो, उसके बाद आप एरे का नाम दो, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और उसके बाद डेटा टाइप यहाँ आएगी, चाहे वो इंट हो, लॉन्ग हो, फ्लोट हो, या जो भी डेटा टाइप का आपने एरे क्रिएट करना हो। उसके बाद आप इसका साइज दो। तो दिस इज द ओनली वे जो कि वैलिड है जिससे आप एरे क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगर VAR के आगे ब्रैकेट लगाओगे रॉन्ग है, या अगर माई एरे के आगे ब्रैकेट लगाओगे ये भी रॉन्ग है, और अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से इनिशियलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये भी रॉन्ग है। तो ये सारे वेज अलाउ नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स ये अलाउ नहीं है, सिर्फ ये सिंटैक्स पहला वाला अलाउ है, जिससे आप डायरेक्टली जो है वो एक एरे क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली जावा इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है, उसको इसी इंट से देखना पड़ता है। यहाँ जो डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे उसी से इसको पता लगेगा कि डेटा टाइप कौन सी है, ताकि वो उस वेरिएबल को जो है वो या एरे को जो है वो डेटा टाइप से क्रिएट कर सके। फिर पिछले वाले एग्जाम्पल में तो वो आपके जो लिटरल की वैल्यू वो इससे पहचान लेता है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की है। स्ट्रिंग अलग तरीका दिखता है, कैरेक्टर अलग तरीके का है, आपका इंटीजर अलग तरीके का है, लॉन्ग अलग तरीके का है, डबल अलग तरीके का है, फ्लोट अलग तरीके का है, बूलियन अलग है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में उसके पास सिर्फ यही वैलिड वे रह जाता है एरेज को पहचानने का, बाकी सारे जो है वो वेज अलाउ नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जावा इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ी, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े, लेकिन हम ऑलरेडी स्ट्रिंग क्लास और उसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम और भी क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस जो कि पहले से बने बनाए क्लासेस हैं, वो और उनका ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, विच इज जावा डॉट यूटिल। पैकेजेस जावा में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे C++ में हेडर फाइल थी। ठीक है, हेडर फाइल आप इंक्लूड करते थे तो आपको जावा लाइब्रेरीज मिल जाती थी, जिनमें पीछे पहले बने बनाए जो चीजें हैं वो हम इंक्लूड कर लेते थे। इन द सेम वे जावा के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हम पैकेज इंपोर्ट करके जो है वो ये स्कैनर क्लास यूज कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उस ऑब्जेक्ट के हम मेथड यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू में आपको लिखने के लिए, बट 2-3-4 दफा से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इनपुट लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। C++ का इनपुट बड़ा सिंपल था, CN, लेकिन जावा का इनपुट जो है वो इवन हर तरीका ही जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है नॉर्मल इनपुट लेने से। नाउ सबसे पहले ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम सिर्फ इन मेथड्स का नाम देख रहे हैं, लेकिन फिर हम उसको एग्जाम्पल में देखते हैं। तो पहला मेथड है नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट शॉर्ट। इसमें से नेक्स्ट बूलियन, बाइट, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग और शॉर्ट तो समझ में आ रहा है डेटा टाइप से। तो इसका मतलब कि अगर हमें इन सारी डेटा टाइप्स का डेटा जो है वो इनपुट लेना हो, बूलियन इनपुट लेना हो तो हमें नेक्स्ट बूलियन यूज करना पड़ेगा, बाइट इनपुट लेना हो तो हमें नेक्स्ट बाइट यूज करना पड़ेगा, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, फ्लोट इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट फ्लोट, इंटीजर इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट, लॉन्ग इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, शॉर्ट इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट शॉर्ट। तो थोड़ा सा टिपिकल है स्कैनर क्लास,
आगे हम दूसरा तरीका भी देखेंगे, इनपुट लेने के और वेज भी लेकर आएंगे बीच बीच में। हर लेक्चर में किसी ना किसी के बीच में एक इनपुट का वे मैं लेकर आऊंगी जो जावा में ऑल्टरनेटिव वेज मौजूद है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये, ठीक है। नाउ साफ नजर आ रहा है इसमें कि हमें हर तरह का इनपुट लेने के लिए अलग तरह का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहली लाइन जो आपने लिखनी है, ये तो खैर कमेंट्स है, कमेंट्स को हटा देते हैं, इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास, यू डोंट नीड कमेंट्स एनी मोर। सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे वो आप लिखोगे इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट कीवर्ड यूज होता है जावा के पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए, अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जैसे हम C++ में हैश इंक्लूड लिखते थे, अब यहाँ हैश इंक्लूड के बजाय आप लिखोगे इंपोर्ट। दूसरी चीज के जावा के जो पैकेजेस हैं वो डिफरेंट फोल्डर्स में, डिफरेंट डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसका सबसे पहला मेन फोल्डर जो है जिसके अंदर हमें जाना है वो है जावा। जावा फोल्डर के अंदर हमें एक दूसरा फोल्डर है यूटिल, और उसके अंदर जो है वो पड़ी हुई हमारी क्लास जो हमें चाहिए, ठीक है। वो क्लास है स्कैनर क्लास, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फिलहाल देख पैकेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके लिखने के हम डिफरेंट वेज देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या लिखोगे स्कैनर क्लास यूज करने के लिए जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अच्छा, स्कैनर का एस कैपिटल है, ठीक है। स्कैनर क्लास है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी क्लासेस हम यूज करेंगे उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हुआ करेगा। अच्छा, उसके बाद आपने अगेन क्लास क्रिएट किए, क्लास का नाम है माय क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ओके। नाउ यहाँ हमने क्रिएट किया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। शुरू में जब तक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती प्रॉपरली, शुरू में आपको थोड़ा अगेन इन चीज़ों का रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंटैक्स को जैसा लिखा है वैसा का वैसे ही लिखकर समझना पड़ेगा। मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इस लेवल पे ये लाइन आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम जब जब चैप्टर 6 पे पहुंचेंगे और हम जब चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेंगे, तब ये लाइन जब आप दोबारा देखोगे, ये लाइन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन समझ में आएगी जब आपका चैप्टर 7 भी कंप्लीट होगा। तो स्कैनर क्लास का नाम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं, इसी तरह हमें स्कैनर को भी यूज करने के लिए एज अ डेटा टाइप ही, जैसे हम स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं पहले, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं स्कैनर लिख रहे हैं। स्कैनर का एस कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लेना है। ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा इनपुट लेने के लिए। मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि जावा के सारे काम ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही हेल्प कर रहे होते हैं हर चीज में। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है इसलिए क्योंकि इसमें हर काम ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। माय ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी है, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट के नाम जो है उनमें पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना हो तो दूसरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो इसमें मैंने ओ कैपिटल लिखा है। लेकिन अगेन ऑब्जेक्ट बनाने में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऑब्जेक्ट के नाम सारे स्मॉल भी कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के नाम जो है वो आप कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन क्लास के नाम में आपको याद रखना है कि क्लास के नाम का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। अच्छा, उसके बाद अब इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपने न्यू लिखना है, उसके बाद आपने दोबारा स्कैनर लिखना है। अब यहाँ ये सेकंड स्कैनर है ना, ये क्लास नहीं का नाम नहीं है, थोड़ा है तो बेसिकली क्लास का नाम स्कैनर ही क्लास है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कभी हमने समझे नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। हम बाद में कंस्ट्रक्टर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, उनको बनाएंगे भी, कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे भी कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ हम एक कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड ही होते हैं, फंक्शन ही होते हैं, इसीलिए उसके आगे आपको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ सिंटैक्स याद करना है स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सबसे पहले स्कैनर क्लास का नाम, उसके बाद माय ऑब्जेक्ट, अपनी मर्जी है इस नाम में जो मर्जी लिखो, इक्वल टू का साइन एज इट इज लगाओगे, न्यू और स्कैनर जो है वो एज इट इज लगाओगे, और इस स्कैनर का एस की जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने इसी तरीके से लिखना है सिस्टम डॉट इन,
सिस्टम का कैपिटल है, अगेन सिस्टम क्लास है। हमने इससे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट यूज किया वो था सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम क्लास थी और आउट जो है वो ऑब्जेक्ट था। अब जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो है डॉट इन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हम इस कंस्ट्रक्टर को पास करवा रहे हैं। अगेन अभी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ये समझना कि सिंटैक्स ऐसे क्यों लिखा गया, लेकिन हम आगे जो है वो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने के बाद। फिलहाल आपने याद रखना है कि हर दफा स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये लाइन आप एज इट इज लिखोगे इसी तरीके से, ठीक है। सेकंड चीज, ये सिंपल सी कमांड है, एंटर यूजर नेम। एक मैसेज हमने प्रिंट करवाया कि यूजर नेम जो है वो एंटर करें। अच्छा, इसके बाद ये लाइन जो कि इनपुट रीड करेगी, ठीक है, इसका थोड़ा सा तरीका आपको अगेन याद करना पड़ेगा। अच्छा, इस लाइन को दो तरीकों से भी, दो लाइन से भी हम लिख सकते थे। पहला हम ऐसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते उसके बाद नीचे लिख देते, लेकिन सबसे आसान ये होता है लिखना, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उसी सेंटेक्स से लेकर आ रही हूँ जो कि सबसे इजिएस्ट है लिखना। अभी जो मुझे यूजर नेम चाहिए उसकी डेटा टाइप क्या है, मुझे यूजर नेम चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे अगर यूजर नेम इनपुट देना है तो मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्रिएट करने का तरीका एस कैपिटल है, ठीक है, एस कैपिटल है, एस कैपिटल है, ये याद रखना। स्कैनर का एस कैपिटल है, सिस्टम का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल एस के साथ आएंगे। स्ट्रिंग लिखोगे, इसके बाद यूजर नेम। यूजर नेम अगेन वेरिएबल नेम है, आपकी मर्जी, भले जो भी दे दो, खाली इसको भले यू एन ई क्यों ना कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू, इसके बाद आपने ये लाइन यूज करनी है, इज इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, यहाँ से आया। मैंने कहा हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ उसके मेथड यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर आपने उसका मेथड या उसका फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। ये पिछली स्लाइड में हमने फंक्शन को भी बीच में देखा। बाकी सब फंक्शन के नाम साथ तो नेक्स्ट बूल, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंट लिखे थे, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए जो है वो यूज होता है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, नेक्स्ट लाइन। सो ये लाइन प्लीज एज इट इज शुरू में रट्टे ही मान लो। ज्यादातर आप क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ माई ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे नाम रखा है यहाँ पे नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या चेंज कर सकते हो, अपने स्ट्रिंग का नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल नेम आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी दो। एंड देन बस ये दो लाइनें लिखने के बाद हमें इनपुट मिल गया। अब आप जब यूजर नेम को प्रिंट करवाओगे तो स्क्रीन के पे आपका यूजर नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। एंटर यूजर नेम आ गया, वेट कर रहा है आपके लिए, आपको यूजर नेम दो। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम इज नाविदर्शी, एंटर, यूजर नेम इज नाविदर्शी, ओके। नाउ यूजर नेम लेने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन करना है तो प्रिंट लाइन की जगह प्रिंट फंक्शन कर दो। यहाँ थोड़ा सा कोलन लगा के स्पेस दे दो ताकि ये मैसेज थोड़ा सही प्रिंट हो। प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करो, इस दफा सेम लाइन पे आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन में फिर एक तरह से रिपीट हो गए कि प्रिंट लाइन नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, लेकिन अगर हम प्रिंट फंक्शन यूज करें तो नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं आता, ठीक है। अगर यूजर नेम है ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि मैं दो तीन डेटा टाइप का इनपुट ही ले रही हूँ, लेकिन उसके बाद आपको मेरे सामने समझ में आ जाना चाहिए कि बाकी हर तरह की डेटा टाइप का डिफरेंट इनपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं। अगेन इंपोर्ट java.return.scanner, उसके बाद आपने हमारा क्लास क्रिएट की, मेन मेथड क्रिएट किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम तरीके से क्रिएट किया है। पिछली एग्जांपल और इस एग्जांपल में इसको क्रिएट करने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस दफा जो है वो मैसेज मैंने क्या प्रिंट करवाया, एंटर नेम, एज एंड सैलरी। अच्छा, स्ट्रिंग इनपुट अगेन बिल्कुल सेम तरीके से लिया है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, सिर्फ क्या किया है यहाँ, स्ट्रिंग का लास्ट टाइम जो था वो यूजर नेम था, उसकी जगह मैंने नेम कर दिया, ठीक है। तो नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट ले, ठीक है। Now this is the different line, integer age is equal to my object dot next int। अच्छा, यहाँ याद रखना नेक्स्ट लाइन का एल कैपिटल है। जो मैं आपको कह रही हूँ कि कन्वेंशन बार बार फॉलो करो। मेरे को ये प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है और दो वर्ड से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट का एन स्मॉल है लेकिन लाइन का एल कैपिटल है। इसी तरह नेक्स्ट इंट में नेक्स्ट का वर्ड स्मॉल है लेकिन इंट में आई का वर्ड जो है वो
कैपिटल है। अब आपने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया एज, ठीक है, ये तो सिंपल लाइन है, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करो एज और उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दो, माय ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट है, ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और ये फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन पे आपसे जो है वो इनपुट लेगा और इनपुट किस टाइप का देना होगा आपको, इंटीजर टाइप का। इसी तरह डबल सैलरी, ठीक है, डबल सैलरी जो है उसके अंदर आप माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल मेथड यूज कर रहे हो, अगेन नेक्स्ट डबल को नोट कर लो, डी जो है वो कैपिटल है। इनका प्लीज जावा में इन कैपिटल्स का बहुत बहुत ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा एरर जनरेट ही आपके इन कैपिटल्स की वजह से होंगे, जहां जहां कैपिटल को मिक्स करोगे वहां वहां आपको एरर जनरेट करके देगा। एंड इवेंचुअली हमने नेम एज और सैलरी आखिर में जो है वो प्रिंट करवाया। प्रोग्राम को रन करते हैं, क्लास का नाम अगेन से मैंने माय क्लास ही रखा है, तो रन करते हैं, एंटर नेम एज सैलरी आ गया, नेम फॉर एग्जाम्पल नाविश वसीज, age is 38 and salary is that's the secret. So let's put a amount there, name print हो गया, ठीक है, नावी बसी एज आ गई एंड सैलरी जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। ना प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में आ सकती है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल नेम में आप नंबर दे दो, पहले पहले सबसे पहला इनपुट हमारा नेम में ले रहा है, उसके बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, एज मांग रहा है, एज में मैं अल्फाबेट दे दूं, ठीक है, तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया और एक्सेप्शन जनरेट हो गई, ठीक है। एक्सेप्शन क्या आई है, जावा यूटिल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन स्कैनर फलाना 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 फलाना। नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जावा में रन टाइम एरर का दूसरा नाम है, ठीक है। वो वेट कर रहा था जावा का प्रोग्राम कि आप सबसे पहले एक स्ट्रिंग दोगे, उसके बाद एक नंबर दोगे और उसके बाद आप तीसरा एक डबल वैल्यू दोगे। तो डबल में तो मैंने 12,000 दिया, उससे मसला नहीं किया, क्यों, क्योंकि इंटीजर जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको वो ऑटोमेटिक कास्टिंग है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इवन दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज देके देते हैं, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग में तो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि अगर इवन आप नंबर्स भी दे रहे हो, फिर आप पॉइंट वाली वैल्यूज भी दे रहे हो, सब कुछ स्ट्रिंग है, हर चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 34.5 दे दिया, अगेन एक्सेप्शन जनरेट हो गई। रीजन ये है कि अब इस दफा मैंने नंबर दिया है, लेकिन वो नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डबल होगा, और डबल जो है वो इंटीजर के अंदर सेव नहीं हो सकता, इंटीजर में कास्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजों में तो जावा एक्सेप्शन जनरेट कर देती है। सो वन ऑफ दी टॉपिक जावा के अंदर जो आगे हमें कवर करना है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ठीक है, कि इस तरह के एरर्स जो हमें पता है कि आ सकते हैं, उसमें बजाय जावा अपने आप को इस तरीके से बंद करने के हमें कोई और ऑल्टरनेटिव दे दे। अगर कोई एरर पकड़ा जाए रन टाइम एरर, तो उस रन टाइम एरर में अपने प्रोग्राम को बंद करने के बजाय हमें मौका दे कि हम उस गलती को सुधार सकें या उस गलती को ठीक कर सकें। तो वो आगे के चैप्टर्स हैं, उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर सही तरीके से तीनों वैल्यूज देना जो है वो लाजमी है। तीनों वैल्यूज आपको सीक्वेंस में उनकी प्रॉपर डेटा रेंज के अंदर, डेटा टाइप के कंपैटिबल डेटा टाइप के अंदर देना लाजमी है। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल अबाउट स्कैनर, ठीक है, अगेन सेम लाइन है ऊपर, क्लास का नाम भी मैंने सेम ही रखा है, स्कैनर ऑब्जेक्ट भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से क्रिएट किया, लेकिन इस दफा इनपुट में लेना चाहती हूँ एक पूरे एरे के अंदर, ठीक है। एक एरे है जिसका नाम है मार्क्स और उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 10। तो एरे को इनिशियलाइज किया 10 एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद एक लूप चलाया है फॉर इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ, हमने ये लास्ट एरे में डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन कि ये लूप किस तरीके से काम करेगा। अगर नहीं समझ में आया, अगेन पिछला वाला लेक्चर सुनो, ठीक है, जिसमें एरे एक्सप्लेन किए और लूप की एक्सप्लेनेशन जो है वो वहां से समझो। लेकिन ये लूप 0 से लेकर लेस देन एरे लेंथ तक चलेगा। एरे की लेंथ 20 है, ओ सॉरी 10 है, तो ये लेस देन 10 तक, यानी ये लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा। अच्छा, लूप हर आइटरेशन में प्रिंट करेगा एंटर स्टूडेंट मार्क्स, और उसके बाद
हम मार्क्स ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि हमने प्लस प्लस में भी सेम तरीका यूज किया था, या एक्स की वैल्यू जो है वो हर इक्वेशन में चेंज हो जाया करेगी। तो फर्स्ट टाइम चलेगा एक्स की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह ये लूप 10 दफा चलेगा। और मार्क्स के अलग अलग इंडेक्स के अंदर, यानी इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 9 के अंदर कोई वैल्यू इनपुट होगी। उस वैल्यू को इनपुट देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माई ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट। तो यहाँ माई ऑब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट भी 10 दफा चलेगा, ठीक है, 10 टाइम्स चलेगा। 10 टाइम्स जो है वो आप ये अरे बार बार एग्जीक्यूट होगा, और हर दफा जो है वो न्यू वैल्यू जो है वो इनपुट मांगता रहेगा। उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे आ जाए। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन योर स्टूडेंट डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाए। उसके बाद दोबारा ऊपर वाला लूप, सेम एग्जैक्ट सेम लूप, ठीक है। यहाँ इंटीजर एक्स दोबारा हमने क्रिएट किया है, दोबारा लूप चलाया, और इस दफा हमने स्टूडेंट का डेटा जो है वो प्रिंट किया है। लेकिन अच्छा, यहाँ एक्स प्लस वन क्यों किया है, क्योंकि वो स्टूडेंट नंबर 0 से शुरू कर देगा, एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो आउटपुट में अजीब लगेगा। हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो लिखना चाहिए स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 से स्टूडेंट नंबर 10 तक। तो हम अगर हम डायरेक्ट एक्स को प्रिंट करवाते स्टूडेंट नंबर एक्स, तो हो जाता है स्टूडेंट नंबर 0, जो कि गलत है, आउटपुट में गलत दिखता है। इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया एक्स प्लस वन, और उसके बाद मार्क्स की हेडिंग डालें, और मार्क्स ऑफ एक्स जो है वो प्रिंट करता जाए। तो मार्क्स ऑफ एक्स हमारा एरे है। अगेन बेटा, एरे अगर नहीं समझ में आए तो या तो सी प्लस प्लस वाले लेक्चर दोबारा रिपीट करो, ठीक है। और इस बी जो कोर्स है, इसका पिछला लेक्चर जो है उनमें एरेज हमने कवर किए थे, उनको जो है वो जाकर आप दोबारा से सही तरीके से रिपीट करो, ठीक है। अगेन, जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। एंड द स्टूडेंट मार्क्स, अब ये 10 टाइम्स मुझसे जो है वो मार्क्स बार बार जो है वो लेता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स जो है वो 66, 76, 87, 88, मैं बहुत अच्छे मार्क्स दे रही हूँ वैसे, 45 और 57, 56, 87, पता नहीं कब तक देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 पूरे हो गए, और जैसे ही 10 इनपुट सिस्टम मुझसे ले लिए, उसके बाद उन 10 इनपुट को स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके साथ में उनके मार्क्स के साथ जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग हम सी प्लस प्लस में बहुत कर चुके हैं, लेकिन हमने चेंज क्या की, तो ये चेंज की कि इनपुट का तरीका जो वहाँ पे हमारा सीन था, उस सीन से हटके अब इनपुट का तरीका जो है वो आपका स्केलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू है। तो आपको बस ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसकी जगह सी प्लस प्लस से आप सीन मार्क्स ऑफ एक्स लिखते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्क्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इन। ये लाइन ऐसे ही रट्टा मान लो, ये हर दफा पहले बनानी जरूरी है। अगर ये ऊपर नहीं बनाओगे तो यहाँ पर ये माई ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन जो है वो नहीं चलेगा। आई होप ये 3 एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप की है। अब अगर आप मार्क्स जो है वो फ्लोट में लेना चाहते हो, तो आप इसकी जगह फ्लोट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह जो है वो नेक्स्ट फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। बस ये फर्क होगा, और बाकी प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम सी प्लस प्लस में देख चुके हैं, ये सेम है सारे। आ, सिर्फ ये है कि थोड़ा सी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन जो है वो ऑल्सो यूनरी प्लस भी है, मीन्स अगर आप किसी वैल्यू के साथ प्लस लगाओ तो वो वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव कंसिडर होती है, लेकिन अगर आप प्लस ना भी लगाओ तब भी वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही है। अच्छा, इसके अलावा जो सब्ट्रैक्शन है उसका वो भी ऑल्सो एक यूनरी माइनस भी है। यूनरी माइनस का मतलब ये है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो यूनरी माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो यूनरी माइनस की वजह से वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, मॉड्यूलस जो है रिमाइंडर ऑपरेटर। जावा में जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो ना सिर्फ इंटीजर बल्कि फ्लोट और डबल पे भी काम कर सकता है, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था। सी प्लस प्लस में आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर नंबर्स पे काम करता था, लेकिन जावा के अंदर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो इंटीजर पे भी काम करेगा, और उसके साथ साथ डबल पे भी काम, डबल या फ्लोट पे भी काम जो है वो कर सकता है। ओके, इस एग्जाम्पल को देखते हैं।
पहला जो है वो इतना सिस्टम करवाया इंटीजर अर्थमेटिक, जो कि इंटीजर वैल्यू से हो रही है। इंटीजर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू हो जाएगी 2। और फिर इंटीजर बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2, ए की वैल्यू ऊपर 2 बनी है तो 2 3 जार, बी की वैल्यू हो जाएगी 6। और इंटीजर सी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय 4, और सी में वैल्यू हो जाए। अब ऊपर अगर बी की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 4 आपकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग बनती है, जो कि पॉइंट्स की वैल्यू इंटीजर में नहीं जा सकेगी, तो सी में कोई इंटीजर वैल्यू ही देख जाएगी, इसका रिजल्ट देखेंगे। देन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, सी की वैल्यू जो भी बनेगी आई थिंक 1 ही बनेगी, 1 माइनस 2, क्योंकि ए की वैल्यू पर आप देख रहे हो 1 प्लस 1 2 है, 1 माइनस 2 जब बनेगा तो ये आंसर आएगा -1। इस -1 को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया है पॉजिटिव के अंदर, तो ई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इन सारी वैल्यूज को फिर प्रिंट करवाया है। फिर अर्थमेटिक यूजिंग डबल है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक 1 प्लस 1 अगेन ठीक रहेगा, लेकिन जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 4 वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आएगी, 1.5 आएगी। ठीक है, देन 1.5 में से डीसी डीसी 1.5 होगा, 1.5 में से जब 1 माइनस करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा। ठीक है, और 0.5 को जब आप निगेट करोगे तो वो -0.5 जो है वो आंसर हो जाएगा। जिससे कि हम इनको सी प्लस प्लस में यूज करते थे, सेम सेम वे जो है वो जावा में भी यूज करने का होगा इनको। प्रोग्राम को रन करते हैं। जो इंटीजर अर्थमेटिक है उसमें यहाँ सी की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में नहीं आ सकी, हमने 6 डिवाइडेड बाय 4 किया था, बी डिवाइड बाय 4 किया था, लेकिन वो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दे सका। उसके बजाय जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, जिसमें ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन कन्वर्जन हो रही है, दोनों वैल्यूज इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में ही आएगा। और हमने ई के अंदर नेगेटिव डी स्टोर किया था, तो डी जो कि -1 था वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव 1 के अंदर। डबल में आप देख सकते हो कि वैल्यू सारे पॉइंट्स में आएंगी, और डबल डी की वैल्यू जो कि 0.5 बनी थी, उसको जब हमने निगेट किया या यूनरी माइनस ऑपरेटर लगाया तो वो 0.5 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। नाउ मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टीचर एक्स 42 है और डबल एक्स जो है वो 42.25 है। हमने एक्स मॉड्यूलस 10 किया यहाँ पे, और यहाँ पे माई मॉड्यूलस जो है वो 10 किया है। तो बेसिकली ये करेगा ये कि 10 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो स्क्रीन पे हमें शो कर देगा। इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से अगर छोटी हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ देख ले, चारों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तरफ एक्स मॉड्यूलस 10 है, इसमें इंट एक्स में तो पता लग रहा है कि 2 बचेगा रिमाइंडर, डबल वाले में जो है वो 2.25 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। एक्स मॉड 10 जो है 2 है, वाई मॉड 10 2.5 आया, 42.25 थी, रिमाइंडर जो है 2.25 है ना। और जब हमने 100 से इनको मॉड्यूलस लिया है तो हमने पहले भी सी डिस्कस किया था कि अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी हो तो वो छोटी वैल्यू ही रिटर्न हो जाती है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं करता, डायरेक्ट 42 और 42.25 में रिटर्न करती है। नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी भी वो भी यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। यूनरी मीन्स कि इसके साथ जो है वो एक ही वेरिएबल यूज होता है। और जो आपका प्लस प्लस ऑपरेटर है ये 1 ऐड कर देता है किसी भी ऑपरेंड के अंदर, और ऑपरेंड वेरिएबल होना लाजमी है। आपका माइनस माइनस जो है वो किसी भी ऑपरेंड में से 1 जो है वो माइनस कर सकता है। इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक प्रीफिक्स होती है और एक पोस्टफिक्स होती है। तो प्रीफिक्स फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, प्लस प्लस एक्स,
पोस्ट फिक्स फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है एक्स प्लस प्लस। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जब आप प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करते हो तो एडिशन पहले होती है, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो बाद में चलता है। ठीक है, यानी पहले एक्स में एडिशन होगी, फिर बाकी एक्सप्रेशन में जो चीजें भी हैं वो परफॉर्म होंगी। लेकिन अगर आप एक्स प्लस प्लस लेट करते हो तो एक्स में 1 की एडिशन बाद में होती है, लेकिन बाकी एक्सप्रेशन के साथ जो भी परफॉर्मेंस है वो पहले हो जाती है, लेकिन जो ये इंक्रीमेंट है ये जो है वो बाद में होता है। तो हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एग्जांपल्स भी हम देख चुके हैं। Now, these are arithmetic assignment operators. Arithmetic assignment operators में plus equals to, minus equals to, multiply equals to, divide equals to और modulus equals to। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप जो है वो लिखते हो c इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो c प्लस इक्वल टू ए मीन c में a का इजाफा कर दो या c में a को ऐड कर दो। अगर आप लिखते हो c इज इक्वल टू सी माइनस वन, तो आप इसकी जगह c माइनस वन इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, मीन c में से a को माइनस कर दो और c की वैल्यू चेंज कर दो। c इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ए, इसकी जगह हम c मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, यानी c में a को मल्टीप्लाई किया जाए और c की वैल्यू जो नई वैल्यू बने वो c की वैल्यू के तौर पर चेंज कर दी जाए। इसी तरह डिवाइड और इसी तरह जो है वो मॉड्यूलस है। ये ऑपरेटर ना सिर्फ आपके c डिवाइड बाय a कर रहे होंगे, बल्कि इसके साथ साथ c की वैल्यू को भी चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए इनको अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है कि ये अरिथमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ जो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो इसके लेफ्ट साइड पे हमेशा कभी भी नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट साइड पे कभी भी कोई नंबर नहीं आ सकता, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकती, हमेशा वेरिएबल होना लाजमी है, क्योंकि ये उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के अंदर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा है प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी और डी जो है वो एम्प्टी है। सी के अंदर हमने प्लस प्लस सी स्टोर किया है और डी के अंदर हमने ए प्लस प्लस स्टोर किया है। तो यहाँ होगा क्या, पहले बी की वैल्यू में एडिशन होगी, यानी बी की वैल्यू 2 थी, यहाँ 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बी के अंदर ए की वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी जो कि है 1, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए की वैल्यू जो है वो बाद में चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने ए बी सी डी सबकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट भी करवाई है। इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो 2 प्रिंट हुई है, बी की वैल्यू जो है वो 3 प्रिंट हुई है, सी की वैल्यू जो है वो 3 है और डी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो अब अगर इसको एनालाइज करो, ए हमारे पास 1 था, ठीक है, बी हमारे पास 2 था, लेकिन जब हमने यहाँ पे प्लस प्लस बी किया तो बी की वैल्यू जो है वो बन गई 3 और सी की वैल्यू भी 3 हो गई। ठीक है, क्योंकि सी इसमें कॉपी हो गई, तो आपको बी और सी दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपने जब ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू पहले डी में कॉपी होगी जो कि 1 थी, और वही हमें आउटपुट पे नजर आ रहा है। लेकिन ए की वैल्यू चेंज हुई, जिसका रीजन ये है कि जब हमने आउटपुट लिया तो ए हमें 1 के बजाय ए जो है वो 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो प्रीफिक्स में एडिशन पहले हो जाती है, कोई भी ऑपरेशन बाद में होता है। पोस्टफिक्स के अंदर ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाता है कोई भी, और एडिशन जो है वो बाद में होती है। ना आपने 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फर्स्ट वाली तो सिंपल है, सिंपली जो है वो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर में जो है वो 10 मॉड्यूलस 30 लिखकर आंसर ऑब्जर्व करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुकी है, लेकिन स्टिल जस्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट इट, अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है तो किस तरीके से आंसर आते हैं। एक्सरसाइज 2 जो है वो थोड़ी कोड आपको लिखना पड़ेगा। आपको अगेन यही सेम फार्मूला फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को। सेल्सियस की वैल्यू जो है वो आप इनपुट लो यूजर से, इनर क्लास अब हम कर चुके हैं और इनपुट लेना अब आपको आता है। ठीक है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो इनपुट ले और देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला उसको फ़ारेनहाइट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे। और आखिर में
फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो किसी भी नंबर से अप्लाई हो सकते हैं, लाइक इंटीजर्स, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट कैरेक्टर्स और बाइट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे ये अप्लाई नहीं होते। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं कि इन इंटीजर्स की जो इंडिविजुअल बिट्स हैं उन बिट्स के ऊपर कोई परफॉर्मेंस कर सकते हैं या उन बिट्स को चेंज कर सकते हैं। बिट से हमारी क्या मुराद है, आप जब भी कोई नंबर सेव करते हो तो उसका बाइनरी कोड असल में मेमोरी में सेव होता है, तो उस बाइनरी कोड को मैनिपुलेट करने के लिए या उस बाइनरी कोड को चेंज करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। इन बिटवाइज ऑपरेटर्स में टोटल ऑपरेटर्स ये हैं, ठीक है, जिनकी लिस्ट सबसे पहले मैंने शो कर दिया, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो बिटवाइज यूनरी नॉट है, ठीक है, जिसका सिंबल जो है वो ये टिल्ट का निशान है जो आपको 1 के पीछे जो है वो मिलता है, ठीक है। जहाँ आपका कीबोर्ड में 1 है उसके पीछे ये निशान आपको मिलेगा। अच्छा, ये यूनरी नॉट कहलाता है। इसके अलावा बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, इसको हम और भी बोलते हैं। ये 4 ऑपरेशन आपने ऑब्वियसली किसी और लैंग्वेज में डीएलडी में भी, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन में भी किए होंगे। अदरवाइज शायद अभी आप इनको कवर कर रहे हो डीएलडी के अंदर, ठीक है। नॉट निगेशन भी कहलाता है, या हम इसको नॉट गेट के थ्रू भी डिस्कस करते हैं डीएलडी में, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। तो इनको फिर भी डिस्कस करते हैं हम कि इनका ऑपरेशन किस तरीके से चलते हैं। इसके बाद हम इनके अरिथमेटिक असाइनमेंट, इनके सॉरी बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है, लेकिन बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। उनका हम हर असाइनमेंट ऑपरेटर का हम तरीका समझ चुके हैं कि वो रिप्लेस कर रहे होते हैं एक बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 की जगह मैं ए प्लस इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ। तो इसी तरीके से ए एंड बी की जगह, ए इज इक्वल टू ए एंड बी की जगह मैं ए एंड इक्वल टू बी लिख सकती हूँ। तो ये इनको हम नहीं डिस्कस करेंगे ना, हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन बाकी इनकी शिफ्ट राइट जीरो फिल और शिफ्ट लेफ्ट जो है इन सब की एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर का जनरल चार्ट, जिससे आप उनका परफॉर्मेंस समझ में आएंगे कि वो इंडिविजुअल बिट को किस तरीके से चेंज करते हैं। हमारे पास बिट पैटर्न में बेसिकली 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए, एक ए है और एक बी है। ए और बी यहाँ वेरिएबल्स नहीं है, ए और बी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल बिट को, ठीक है। वो बिट या तो 0 हो सकती है या वो बिट 1 हो सकती है, ठीक है। तो अगर दोनों बिट 0 है, ठीक है, तो ए और बी का आंसर 0 आएगा। हम पहले ए और को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक बिट जो है वो 1 है, दूसरी 0 है, तो ए और बिट का आंसर 1 आएगा। अगर फर्स्ट 0 है, सेकंड 1 है, तो ए और बिट का आंसर जो है वो अगेन 1 आएगा। अगर दोनों 1 है तब भी ए और बिट का आंसर जो है वो 1 आएगा। तो बेसिकली और सिर्फ उस वक्त फॉल्स होता है जब दोनों वैल्यूज 0 हो, या दोनों, यानी उस वक्त 0 होता है जब दोनों वैल्यूज जो है वो 0 हो। ओके, नाउ एंड का रूल हमेशा ये है कि अगर जब ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा, यानी उस वक्त 1 होगा जब दोनों ऑपरेंड्स जो है वो 1 होंगे, ठीक है। जब ये कंडीशन आएगी कि पहली बिट और दूसरी बिट दोनों 1 है, तो ए एंड बी 1 आता है। अदरवाइज ए एंड बी हमेशा 0 का रहता है। 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे भी 0 है, सिर्फ 1 1 पे 1 आता है। ओके, थर्ड एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और जो है उसमें एक तरीका तो आपका ये है कि आप उसको इस तरीके से याद करो कि अगर दोनों बिट सेम है तो ये 0 देगा, ठीक है। मीन्स 1 1 दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तब भी ये 0 देगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव और जो है हमेशा ये करता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एक्सक्लूसिव और को कि अगर दोनों बिट सेम है तो ये 0 देगा। अदरवाइज अगर दोनों बिट डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, तो ये आंसर 1 देगा। दूसरी अदरवाइज हम इसको कहते हैं कि अगर दोनों बिट में से सिर्फ कोई एक बिट 1 हो, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और जो है वो 1 देता है। अब बात सेम ही है। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान
इसको ये याद रखना है कि अगर दोनों बिट सेम हो तो ये 0 देगा, अदरवाइज जो है वो हमें ये 1 देगा। थर्ड वन नॉट, ये सिर्फ ए पे अप्लाई हो रहा है, ये इसका हम सिर्फ ए पे अप्लाई, क्योंकि जो नॉट है वो यूनरी है अगेन, ठीक है, यूनरी नॉट है। यूनरी मीन्स ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ लग सकता है, और ये क्या करेगा, अगर बिट 0 है तो उसको 1 कर देगा, अगर बिट 1 है तो उसको 0 कर देगा, अगर बिट 0 है तो उसको 1 कर देगा, अगर बिट 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो बेसिकली इसको कंपेयर करोगे आप यहाँ ए से, ठीक है, जब ए 0 है तो नॉट ए 1 है, अगर ए 1 है तो नॉट ए 0 है, अगर ए 0 है तो नॉट ए 1 है, अगर ए 1 है तो नॉट ए 0 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एग्जाम्पल देखते हैं बिट वाइज नॉट की, जिसको हम बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हमने जनरल बिट पैटर्न तो देख लिया कि किस तरीके से अगर बिट 0 हो तो 1 में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर बिट 1 हो तो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक बाइट डेटा टाइप क्रिएट करते हो और उसके अंदर एक वैल्यू रखते हो 42, तो बाइट में उसका पैटर्न जो है, बिट पैटर्न जो है वो ये होगा, ठीक है। मैं बाइट डेटा टाइप इससे कंसिडर कर रही हूँ कि सिर्फ बाइट ही है जिसमें 8 बिट्स होते हैं। अगर हम ज़्यादा बड़ी डेटा टाइप से जाएंगे उतनी ज़्यादा बिट्स हो जाएंगी और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। तो इसलिए इमेजिन करो कि 42 नंबर जो है वो बाइट डेटा टाइप के अंदर है, इसका बिट पैटर्न जो है वो ये बनेगा। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं आती तो आप इंटरनेट पे ऑनलाइन कन्वर्टर ओपन कर सकते हो, उसके अंदर आप बाइनरी नंबर दोगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप डेसिमल नंबर दोगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब हम इस पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर 42 वैल्यू है, और वेरिएबल के बैक पे मैं ये नॉट ऑपरेटर जो है वो इंसर्ट करके प्रिंट करूंगी, तो मुझे आंसर जो है वो -43 मिलेगा। रीजन ये है कि बिट पैटर्न जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 की जगह 1 हो जाएंगे और 1 की जगह 0 हो जाएंगे। तो जो नया बिट पैटर्न बनेगा वो बिट पैटर्न बेसिकली -43 का कोड होगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको -43 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर। जब उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तभी आपको फिर ये वैल्यूज नजर आएंगी। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल बिटवाइज एंड। एंड का भी हमने ऊपर ऑपरेशन देख लिया, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर टू नंबर्स, कि एक तो हमारे पास जो है वो 42 है, वही सेम, और उसका बिट पैटर्न जो है वो ये है। दूसरा जो है नंबर हमारे पास 15 है, जिसका बिट पैटर्न ये बनता है, ये 1111 इज बेसिकली अगेन दोनों बाइट नंबर हैं, बाइट डेटा टाइप से, इसलिए हम बाइट डेटा टाइप ले रहे हैं ताकि बिट पैटर्न छोटा बन सके। जब हम इनको एंड करेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो 0 0 बराबर होगा 0 के, अगेन 0 0 बराबर होगा 0 के, 1 0 भी 0 होगा, ठीक है, 0 0 अगेन 0 होगा। और हमने फिर डिस्कस किया था कि 1 सिर्फ उसी सूरत में होगा जब दोनों 1 होंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जो है वो ये 1 रखेगा, अगेन 1 0 1 हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि दोनों 1 1 होंगे तो आंसर नीचे 1 आएगा, अगेन अगर डिफरेंट होंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो नया बिट पैटर्न बनेगा वो ये होगा, विच इज द कोड ऑफ 10। जब आप ये करोगे, फॉर एग्जाम्पल बाइट ए इज इक्वल टू 42 एंड बाइट बी इज इक्वल टू 15 एंड बाइट सी इज इक्वल टू ए एंड बी। जब आप बाइट सी को प्रिंट करवाओगे, सी वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे, स्क्रीन पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 10। और थर्ड, और में भी फॉर सेम एग्जाम्पल्स आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल एक 42 है, अगेन ये 15 है, ठीक है। तो अगर आप और ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आपको 1 उस वक्त मिलेगा जब दोनों में से कोई भी 1 है, ठीक है। तो इनमें दोनों में से एक 1 है, 1 आ गया, ये दोनों ही 1 है, ये 1 आ गया, इन दोनों में से एक 1 है, 1 आ गया, ये दोनों 1 है, 1 आ गया। सिर्फ 0 उस वक्त होगा जब दोनों 0 होंगे, ठीक है, सिर्फ उसी वक्त 0 होगा, सिर्फ एक ही 0 मिलेगा हमें, ठीक है। अगेन 1 0 है, 1 आ गया, और बाकी ये दोनों भी दोनों 0 0 है, इससे हमें 0 मिलेगा। तो जो नया बिट पैटर्न है वो बनेगा बिट पैटर्न किसका, 47 का। तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, हम इनको कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। बिट पैटर्न के चेंज होने पे आपको कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है, तो इसलिए आपको अजीब अजीब नंबर ही जनरेट होकर मिल रहा है। पहले जो है वो 10 हो गया था, ये 47 हो गया, ठीक है। लेकिन अगेन
इंडिविजुअल बिट से काम हो रहा है, हर एक बिट का दूसरे बिट के साथ और एंड या नॉट पे अप्लाई हो रहा है, इवन जॉर भी। तो अगर जॉर अप्लाई करते हैं, एक 42 है अगेन वो एक 15 है। जॉर का हमने डिस्कस किया था कि दोनों में से या तो सिर्फ एक 1 हो तो रिजल्ट बनाता है, या अदरवाइज मैंने आपको कहा था ज्यादा आसान तरीका है कि अगर दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आपका जो है वो आंसर 1 आएगा। तो ये दोनों डिफरेंट है इसलिए आंसर 1 है, ये दोनों सेम है इसलिए 0 है, ये दोनों डिफरेंट है 1 है, ये दोनों सेम है 0 है, ये दोनों सेम है 0 है, ये दोनों डिफरेंट है 1 है, और ये दोनों सेम है तो 0 है। तो जो नया बिट पैटर्न बनेगा वो बन जाएगा 37। है ना। लेट्स सी दिस एग्जांपल। सेम एग्जांपल ये जो हमने डिस्कस की है साइट के अंदर, लेकिन उसको थोड़ा सेंटेंस से लिखने का तरीका, हमने यहाँ पे 2 बाइट वेरिएबल्स क्रिएट किए, ए जिसकी वैल्यू है 42 एंड बी जिसकी वैल्यू 15। सेम ही एग्जांपल है जो हमने साइड में डिस्कस किया। ओके नाउ नॉट ए करने के लिए यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि जो नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है तो उसके साथ सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, तो आप नॉट ए लिख सकते हो। ये क्या करेगा कि एक ही वैल्यू को कन्वर्ट करके स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू प्रिंट होने के बजाय किसी वेरिएबल में स्टोर हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो अ, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल वेरिएबल सी इज इक्वल टू नॉट नॉट ए, ठीक है। तो क्या होगा कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो निगेट होगी बिटवाइज, ठीक है, बिटवाइज, एंड देन उसका जो भी आंसर है वो सी में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर -43 हो जाएगा क्योंकि बिट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। तो बेसिकली यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बाय जस्ट सीइंग द ऑपरेशन कि इसका क्या आंसर आएगा जब तक आप बिट बाय बिट उसको कन्वर्ट ना करो, ठीक है। इसी तरीके से ए एंड बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी आप प्रिंट एलन के अंदर एक्सप्रेशन दो तो रिक्वायर्ड कि वो एक्सप्रेशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद हो। इसमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि नॉट जो है वो अटैच है ए के साथ, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन बाकी जितनी भी एक्सप्रेशन हैं, मेक श्योर उन एक्सप्रेशन को अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि वो एक्सप्रेशन परफॉर्म होने के बाद फिर स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो शो हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए एंड बी, इसको अगेन बिट बाय बिट एंड ऑपरेटर अप्लाई करेगा और जो भी आंसर आएगा स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ए और बी को इस तरीके से हम लिखेंगे एंड ए और बी को हम इस तरीके से लिखेंगे। अगेन अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो आप ए एंड बी इस तरीके से लिखकर सी में स्टोर करवा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम 7 की वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, नॉट ए जो है -43 हो गया था, ए एंड बी जो है वो 10 हो गया था, ए और बी का आंसर 47 में कन्वर्ट हो गया था, ए और बी जो है वो 37 में कन्वर्ट हो गया था। तो बेसिकली व्हेनेवर यू नीड बिट मैनिपुलेशन, बिट बाय बिट मैनिपुलेशन, तब आप ये ऑपरेटर्स यूज करते हो। तो यूजली जनरल लॉजिक में शायद आपको ये ना यूज करने पड़े, बट यू माइट नीड इट समवेयर in advanced Java. Okay, now the next topic is left shift operator. Left shift operator भी bitwise operator है, means it manipulates the bit, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या है कि ये आपकी जो बिट पैटर्न है उसको शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर यूजिंग इट, हम एक स्टेप शिफ्ट करना चाहते हैं, हम 2 स्टेप शिफ्ट करना चाहते हैं, या हम 3 स्टेप शिफ्ट करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम शिफ्ट ऑपरेटर के बाद क्या नंबर देते हैं। तो नाउ नीचे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5 है। अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं कि ए की डेटा टाइप जो है वो बाइट है। तो
5 का बिट पैटर्न जो है वो हमें ये मिलेगा। ठीक है, आप यू कैन नॉट सी इट इंटरनली, आपको ये बिट पैटर्न कंप्यूटर में सेव हो रहा होता है। बी जो है वो -10 है, तो -10 जो है वो इस तरीके से सेव होता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट C++ के अंदर कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर सेव होते हैं। तो अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो तो नेट पे डिफरेंट जगह वंस कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल दी हुई। इवन आई थिंक अब आप डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन भी पढ़ रहे हो, उसमें भी आपने वंस कॉम्प्लीमेंट सीखा होगा। तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर सेव होते हैं, इसलिए उनका बिट पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पहली बिट जो है वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है। अगर साइन बिट 0 हो इट मीन्स नंबर पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट 1 हो तो इट मीन्स नंबर नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर लेफ्ट शिफ्ट हम करना चाहते हैं ओनली वन टाइम, तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। ए अगेन C++ में इंसर्शन ऑपरेटर था, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, 2 दफा लेसन का निशान उसके बाद 1 मीन्स वी आर सेइंग कि एक दफा शिफ्टिंग करो या एक स्टेप शिफ्टिंग करो लेफ्ट की तरफ। तो 5 का बिट पैटर्न क्या था, 101। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग। ये 1 जो है वो शिफ्ट होगा इस 0 की जगह, ये 0 जो है वो शिफ्ट होगा इस 1 की जगह, और ये 1 जो है वो शिफ्ट होगा इस 0 की जगह। तो जब ये पूरा 101 जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, ये 101 जो है वो एक स्टेप इस तरफ शिफ्ट होगा, तो आपका ये 101 जो है वो इस लोकेशन पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हैव जस्ट शिफ्टेड इट 1 स्टेप। अच्छा, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट करने के बाद जो जगह बचती है या जो जगह नई क्रिएट होती है वहां पे क्या फिल कर देता है, 0। ठीक है, जो खाली जगह है वॉइड का मतलब है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह जो बचती है जब उसने 101 को एक नंबर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, तो जो जगह बचेगी वहां पे वो 0 फिल कर देगा। ओके, सो नाउ जब हम 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए को, ए की जिसकी वैल्यू 5 है, तो ए की जो जो आंसर जो उसका आएगा, जो हम उसको प्रिंट करवाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 के अंदर। तो इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग 5 विथ 2। ठीक है, इसको आगे और भी डिस्कस करते हैं। फिर नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 टाइम शिफ्ट करते हो, ठीक है, हम ए को अगेन 5 ही कंसिडर कर रहे हैं अभी। यहाँ पे ए 10 नहीं हुआ, हमने ए की वैल्यू चेंज नहीं की है, हमने सिर्फ ये शो किया है कि अगर हम ए लेफ्ट शिफ्ट 1 को प्रिंट करवाएंगे तो 10 आएगा। वी हैव नॉट चेंज ए इनटू 10। देखिए यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर या ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए नेक्स्ट के स्टेप के लिए भी हमें अगेन ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ए क्या है, 5 है। अब अगर आप ए को 2 टाइम्स शिफ्ट करते हो, तो ये 101 शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, तो हमारे पास 2 जगह बचेंगी, उन 2 जगहों के अंदर क्या फिल हो जाएगा, 0 0। तो जो आंसर स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 20। ठीक है, सो नाउ 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4। नाउ इसका फॉर्मूला जो जर्नल दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इट इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग विद पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि अगर हम 1 टाइम कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, तो ये 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 5 2 जार 10। अगर हम 2 टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 पावर 2 किसके बराबर है, 4 के, तो 5 2 जार 5 4 जार 20। तो अगर हम यहाँ 3 टाइम्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए लेफ्ट शिफ्ट 3, so it will be multiplied with 2 power 3 which is equivalent to 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 8 जार 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। इवन नेगेटिव में भी इसी तरीके से काम करता है। नाउ लेट्स कंसीडर द नेगेटिव नंबर व्हेन b is equal to -10। अगर नेगेटिव नंबर हो, ओके, नाउ b लेफ्ट शिफ्ट 1
जब हम एक दफ़ा इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, अगेन जो नंबर है ऊपर वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा, ठीक है, एक-एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी एंड एंड में हमारे पास जो है वो एक स्पेस और क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर 0 जो है फिल्ड हो जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो 410110 थी, जो न्यू वैल्यू है वो 310110 और एक 0 जो एंड में एंड हो गया बन जाएगी। अगेन ये कोड है -20 का, नंबर जो है वो -20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट्स सेम कि हम 10 को पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अगेन अगर बी लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे तो ये 2 दफ़ा शिफ्ट होगा और यहाँ पर जो है वो 2 जीरो जो है वो फिल हो जाएंगे। जो उस तरफ लेफ्ट वाला नंबर है 1 and 1 वो फिर डिस्कार्ड हो जाता है, गायब हो जाता है स्क्रीन से। तो जो न्यू वैल्यू हमें मिलेगी जो प्रिंट होगी स्क्रीन पे वो हो जाएगी -40। तो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिट मैनिपुलेशन के लिए ही है और इसका रिजल्ट हमेशा ऐसे होता है जब भी आप किसी नंबर से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो ये पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4, लेफ्ट शिफ्ट 3 इज मल्टीप्लाई बाय 8, लेफ्ट शिफ्ट 4 is multiplied by 16 and so on. Now, the second operator is right shift operator. Right shift operator जो है वो again bit manipulation के लिए है, लेकिन इस दफा जो है बिट को राइट की तरफ मूव करेगा। So for example, अगर हमारे पास जो है वो नंबर a है 10 के बराबर जिसका बिट पैटर्न ये है, अगर हम उसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 टाइम तो वो राइट की तरफ मूव होगा, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग वाली बिट है इट विल डिपेंड ऑन कि ऊपर वाली बिट कौन सी थी। अगर ऊपर वाली बिट में फर्स्ट साइन बिट जो है वो 0 थी तो यहाँ पर 0 ही फिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो राइट शिफ्ट है वो चीज का ख्याल करता है कि ये आपका जो है वो लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो डिपेंड करती है साइन बिट पर। ठीक है, तो अगर वहाँ 1 होता है तो 1 ही फिल हो जाता है, अगर 0 होता है तो 0 ही फिल होता है। तो इस केस के अंदर जब एक की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 0 था, तो जब हमने राइट शिफ्ट किया तो 101 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 0 तो गायब हो जाएगा, ये आउट ऑफ सीन चला जाएगा और जो यहाँ पे जगह क्रिएट होगी, ठीक है, उस जगह पे जो है वो 0 फिल होगा। तो नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 के अंदर। अगेन फॉर्मूला उलट है, इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट ऐसे होता है जैसे आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो अगेन पावर ऑफ 2 से। तो अगर आप लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हो तो इट्स 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहे हो तो इट्स 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट 3 कर रहे हो तो 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। आसान लफ्जों में अगर लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हो तो 10 डिवाइड बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहे हो तो 10 डिवाइडेड बाय 4, लेफ्ट शिफ्ट 3 कर रहे हो तो 10 डिवाइडेड बाय 8 एंड सो ऑन। अच्छा नेगेटिव के अंदर आपका फॉर एग्जांपल a -10 है जिसका कोड जो है वो ये बनता है। ठीक है, तो जब आप इसको राइट शिफ्ट करोगे और राइट शिफ्ट करते हुए आप 1 टाइम्स राइट शिफ्ट कर रहे हो, सो अगेन ये वाला 0 जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सीन से आउट हो जाएगा और जो नंबर बचेगा यहाँ पे देखिएगा साइन बिट क्या है, साइन बिट 1 है तो जो न्यू जगह क्रिएट होगी जो कि ये है उस जगह पे क्या फिल कर देगा, 1 ही कर देगा। तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो साइन प्रिजर्व करता है। साइन प्रिजर्व करने का मतलब है साइन को संभाल के रखता है। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही रहने देता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है, यानी ये नंबर का साइन चेंज नहीं कर सकता। बाकी अगेन नेगेटिव में भी सेम है कि अगर आप 2 टाइम्स जो है वो राइट शिफ्ट करोगे तो इट्स डिवाइड बाय 4, अगर आप 3 टाइम्स राइट शिफ्ट करोगे डिवाइड बाय 8, 4 टाइम्स डिवाइड राइट शिफ्ट करोगे डिवाइडेड बाय 16। The third one is unsigned right shift operator. Unsigned means it does not care about the sign. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि राइट पे जो है वो हमेशा 0 फिल करता है। हम पिछले वाले में क्या देखा कि राइट पे क्या शिफ्ट करता है, या सॉरी राइट पे क्या फिल करता है,
वही चीज फिल करता है जो वहां पे होती है। अगर 0 होता है तो 0 फिल कर देता है, अगर 1 होता है तो 1 फिल कर देता है। लेकिन अनसाइंड राइट शिफ्ट जो है वो हर दफा 0 ही फिल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 होगा, 10 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने उसको, अच्छा ऑपरेटर चेंज हो जाता है, इसमें 3 टाइम्स ग्रेटर देन का निशान है, तो अगेन ये शिफ्ट तो करेगा, लेकिन लाजमी है कि इस जगह जो है वो 0 फिल करेगा। नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर, इज -10, ठीक है, तो राइट शिफ्ट इसको हमने किया 1 टाइम। ठीक है, राइट शिफ्ट 1 टाइम करने पे क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो रह जाएगी, और ये 0 जो है वो आउट हो जाएगा सीन से। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो जगह बनेगी उस जगह में क्या फिल होगा, 0 फिल होगा, क्योंकि अनसाइंड राइट शिफ्ट हमेशा 0 ही फिल करता है। ठीक है, तो यहाँ 0 फिल होगा, तो जो आपका न्यू नंबर है वो बन जाएगा 123, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो राइट शिफ्ट जो कि अनसाइंड राइट शिफ्ट है वो साइन को प्रिजर्व नहीं करता। मीन्स अगर नंबर नेगेटिव हो तो समटाइम नंबर पॉजिटिव में, समटाइम क्या हो, ऑल द टाइम नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये साइन प्रिजर्व जो है वो नहीं कर सकता, यानी साइन को सेव नहीं कर सकता। इसलिए इसकी वर्किंग थोड़ी सी राइट शिफ्ट ऑपरेटर से डिफरेंट है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, बाइट डेटा टाइप की। एक ए है जिसकी वैल्यू 54 है, और बी है जिसकी वैल्यू हमने अभी डिसाइड नहीं की, एंड देन एक वेरिएबल है इंटीजर आई। तो एक तरफ तो हमने ए लेफ्ट शिफ्ट 2 किया है। ठीक है, ए लेफ्ट शिफ्ट 2 जो है वो 64 की जो बिट पैटर्न है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और राइट पे जो है वो 0 पुट करेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कि 64 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, 256। अच्छा, सेकेंडली बाइट पे दोबारा सेव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखने में तो ये अगेन ऑपरेशन नॉर्मल लग रहा है, ए लेफ्ट शिफ्ट 2, और यहाँ लेकिन कास्टिंग करनी पड़ रही है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब आप इस ए को, जो कि बाइट है, किसी भी ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर किसी भी ऑपरेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में किसी नंबर से उस एक्सप्रेशन में किसी नंबर से कोई ऑपरेशन करोगे, वो नंबर बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, इंटीजर। क्योंकि जावा के लिए सारे होल नंबर जो हम कांस्टेंट टाइप करते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो ये इंटीजर है, ये बाइट है, ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप यहाँ पे बाइट नहीं लगाओगे तो आपको एरर मिलेगा, ये कहेगा कैन नॉट कन्वर्ट बाइट, सॉरी कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर इनटू बाइट। इसलिए यहाँ कास्टिंग करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ ही थोड़ा सा आप इस चीज़ों में क्लियर हो गए, मिस्टेक्स कर करके पता लगेगा कहाँ पे आपको कास्टिंग करनी है वो लाजमी हो जाती है। देन हमने ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाई है, फिर ए लेफ्ट शिफ्ट 2 प्रिंट करवाया है, और देन ए लेफ्ट शिफ्ट 2 दोबारा प्रिंट करवाया। पर बेसिकली हम यहाँ शो ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम इंटीजर में कॉपी करेंगे तो हमें कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बाइट वेरिएबल में कॉपी करेंगे तो हमें कास्टिंग करने की जरूरत है। इसका रिजल्ट भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, सेकेंडली हमने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू -4 दिया जो कि इंटीजर है, और उसके बाद इसको हमने राइट शिफ्ट किया है 1 टाइम। तो ये एक्स जो कि -4 है, देखते हैं किसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगेन एक्स -4 है, लेकिन अब हमने इसको राइट शिफ्ट किया है, अनसाइंड राइट शिफ्ट किया है 1 टाइम, और देन देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। वाई जो कि है 4, वाई को हमने राइट शिफ्ट किया है 1 टाइम। अच्छा, यहाँ पे हमने अनसाइंड राइट शिफ्ट भी ट्राई किया है और साइंड राइट शिफ्ट भी ट्राई किया। थर्ड चीज में हमने एक इंटीजर एन क्रिएट किया है -1,
जिसकी वैल्यू जो है वो बिट पैटर्न में कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, -1 बेसिकली -1 का बिट पैटर्न ये होता है। ठीक है, 1 इज बेसिकली ऑल जीरोस एंड देन 1 बिट पैटर्न। जब तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो स्टार्टिंग वाले सारे 1 हो जाते हैं, लास्ट वाला 0 होता है, और जब उनका 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये बिट पैटर्न बनता है -1 के लिए। So we have tried doing the unsigned right shift 29 times, then 31 times, then 30 times, then 31 times. इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी? So now 29 times का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये 1 यहाँ तक जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये शिफ्ट करेगा राइट की तरफ तो ये मतलब यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे 1 जो है वो आउट ऑफ 3 हो जाएंगे, और जो बैक साइड पे बिट बचेंगी वो 29 ही होंगी, और उन 29 बिट पे 0 फिल हो जाएगा। तो हम इसको 30 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 फिल हो जाएगा, सिर्फ 1 1 बचेगा। जब हम इसको 31 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बिट 0 हो जाएंगे और सिर्फ 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप में आंसर है 111 विच इज द कोड ऑफ 7। फिर हमें आंसर मिलेगा 11 विच इज द कोड ऑफ 3 एंड देन 1। लेट्स सी द आउटपुट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए जो कि बाइट है उसकी वैल्यू है 64। जब हमने आई इज इक्वल टू ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 किया तो हमें वैल्यू मिली 256। आई जो है वो ए इंटीजर है। ठीक है, अच्छा इंटीजर क्योंकि बड़ी डेटा टाइप है और 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256 होता है, वो इजीली आई के अंदर स्टोर हो गया, उसने हमें 256 वैल्यू दे दी। लेकिन सेम चीज जब हमने नीचे बाइट के साथ की है, ठीक है, बाइट डेटा टाइप के अंदर की है, बी के अंदर ए राइट शिफ्ट 2 किया है तो हमें आंसर मिला है 0। रीजन ये है कि बाइट डेटा टाइप की रेंज जो है वो -127 से लेकर -128 से लेकर पॉजिटिव में 127 तक है। तो 256 इसके अंदर तो आ ही नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप शिफ्टिंग करोगे 64 का बिट पैटर्न जो है वो जब वो शिफ्ट होगा, ठीक है, तो वो शिफ्ट होते होते इवेंचुअली 0 की तरफ चला जाएगा क्योंकि सारी बिट्स आउट हो जाएंगी। ठीक है, इसको इधर रख के भी देख लेते हैं। नाउ 64 का बिट पैटर्न 64 का बिट पैटर्न जो है वो ये बनता है। ठीक है, तो जब आप इसको 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करोगे बाइट के अंदर, यानी बाइट डेटा टाइप के अंदर, तो क्या होगा, ये 2 नंबर्स जो हैं वो राइट शिफ्ट होंगे। ठीक है, मतलब ये डिलीट हो गए, और लेफ्ट साइड पे क्या फिल हो गया, 0। क्योंकि बाइट डेटा टाइप में जगह ही नहीं होती, सिर्फ 8 बिट होते हैं, तो वो आगे शिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें क्या मिला है, 0। तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप बाइट पे अप्लाई कर रहे हो तो आप ज़्यादा बड़े ऑपरेशन, ज़्यादा बड़ी शिफ्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंटीजर डेटा टाइप पे काम कर रहे हो देन इट कैन गो लॉन्गर। अच्छा, सेकंड हमने एक्स इंटीजर लिया था, इंटीजर -4 है, इसको हमने राइट शिफ्ट किया 1 टाइम तो किसमें कन्वर्ट हो गया, -2 में। राइट शिफ्ट में क्या होता है, नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और साइन प्रिजर्व हो रही होती है। लेकिन जब हमने एक्स जो कि -4 ही है, हमने उसको राइट शिफ्ट किया लेकिन अनसाइंड राइट शिफ्ट किया, नंबर कन्वर्ट हो गया इसके अंदर ना। इसका भी रीजन है हमारे पास, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो गया। इस नंबर पे आते हैं -4 से। -4 का जो बिट पैटर्न बनेगा दैट विल बी, लेट मी गेट द बिट पैटर्न फर्स्ट। ओके, -4 का 4 का बिट पैटर्न ये बनता है। ठीक है, दिस इज द बिट पैटर्न ऑफ 4, और उसका 1 कॉम्प्लीमेंट यानी -4 का बिट पैटर्न जो है वो ये बनेगा। तो वी आर नॉट कंसर्न विद 4 का पैटर्न। मैंने इसलिए लिखा था कि मैं
का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के -4 का बिट पैटर्न क्रिएट कर सकें। दिस इज द बिट पैटर्न ऑफ -4। अब जब इसको आप राइट शिफ्ट करोगे, वो भी अनसाइंड, ठीक है, तो हमने 1 दफा किया है, ठीक है। 1 दफा बिट पैटर्न को जब आप करोगे शिफ्ट, जब आप 1 टाइम इसको शिफ्ट करोगे तो ये 0 निकल जाएगा और यहाँ पर एक 0 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये एक नया नंबर बन जाएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। एंड अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो ये बिट पैटर्न जो है वो इसी नंबर का कोड है, ठीक है। तो इसलिए अनसाइंड शिफ्ट करने पे हमेशा हमें वैल्यूज जो है वो एक तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत बड़ी वैल्यूज मिलती है। रीजन ये है कि नंबर क्योंकि नेगेटिव से जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो एक बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन 4 पे हमने राइट शिफ्ट अप्लाई किया, 4 पॉजिटिव था, तो उस पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो 2 हो जाएगा। इवन अगर हम इसके ऊपर अनसाइंड राइट शिफ्ट भी अप्लाई करेंगे तो भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट एग्जांपल में हमने बिट पैटर्न देखा था -1 का, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि पहले 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 29 टाइम्स शिफ्ट किया तो 7 बन गया, 30 टाइम्स शिफ्ट किया तो 3 बन गया, और जब हमने 31 टाइम्स शिफ्ट किया तो 1 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट 32 होती है। तो 31 इज बेसिकली ये कि आप सारी बिट्स को हटाकर सिर्फ एक बिट छोड़ दो, तो बाकी सारी जो बिट्स हैं इसमें ऑब्वियसली 0 फिल होगा, क्योंकि जो अनसाइंड राइट शिफ्ट है वो 0 फिल करता है। With the next topic is relational operators. Relational operators हमने लास्ट टाइम C++ से भी कवर किए, जो कि 6 है। नंबर 1 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक ही काम है कि ये दो नंबर्स को या दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और इनका रिजल्ट जो है वो एक बूलियन वैल्यू आती है, जो कि या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनल ऑपरेटर जिस तरीके का आप इस्तेमाल करो, या तो आपको वैल्यू ट्रू मिलती है या फिर वैल्यू फॉल्स मिलती है। तो इसको आई थिंक इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वी नो कि इक्वल टू सिर्फ उस वक्त ट्रू आता है जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो, नॉट इक्वल टू उस वक्त ट्रू आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू ना हो, ग्रेटर देन उस वक्त ट्रू आता है जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड से बड़ी हो, लेस देन उस वक्त ट्रू आता है जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड से छोटी हो। ग्रेटर देन इक्वल टू दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ साथ ये भी चेक करता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी हो और साथ में हो सकता है कि वो बराबर भी हो, इक्वल भी हो, और इसी तरह लेस जो है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी भी हो और या फिर बराबर भी हो। ये दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अगेन ये भी हमने किए थे, लेकिन इनमें से कुछ ऑपरेटर्स हमने नहीं डिस्कस किए जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर में एंड है और है, ये हमने ऊपर भी देखे बिटवाइज में, लेकिन अगेन यहाँ पर हम इनको डिस्कस कर रहे हैं बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के तौर पर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो किसी भी नंबर से काम करते हैं और उनकी बिट को मैनिपुलेट करते हैं, दो बिट्स को आपस में एंड और कर रहे होते हैं। लेकिन जो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये आपके दो बूलियन वैल्यूज से काम करते हैं, यानी इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बूलियन डेटा टाइप या बूलियन वैल्यू होनी जरूरी है, यानी एक साइड पे ट्रू हो, दूसरी साइड पे फॉल्स हो। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ठीक है, इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें शॉर्ट सर्किट और थोड़े से डिफरेंट है नॉर्मल एंड और से। इसके अलावा और भी है, लॉजिकल यूनरी नॉट भी है, जिसका साइन चेंज है, ठीक है। देन इनके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू डिस्कस कर लिए, ठीक है। इनको आप जो है वो उसी तरीके से यूज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड वाली जो है वैल्यू चेंज भी हो जाए और उसके अंदर किसी और वैल्यू से वो एंड ऑपरेटर परफॉर्म भी हो रहा हो, तो इनको आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करोगे जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं
एग्जाम्पल्स उनकी हैं हैंडआउट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा डबल इक्वल्स टू, ठीक है, अगेन ये बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर में भी आ जाता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर भी है और बूलियन लॉजिक। इसी तरह नॉट इक्वल्स टू भी दो टाइप रखता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है और एक बूलियन है। रिलेशनल में क्या होता है कि इसकी दोनों साइड से हम कोई भी इंटीजर वैल्यू या कोई भी वैल्यू रखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और आंसर आता है ट्रू या फॉल्स में। लेकिन यहाँ पर बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम इसकी दोनों साइड पे दो बूलियन वैल्यूज रख सकते हैं, यानी एक तरफ ट्रू हो और एक तरफ फॉल्स हो, और ये कंपेयर कर सकता है कि आइदर ट्रू इज इक्वल टू ट्रू है या नहीं, या फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स है या नहीं। ठीक है, देन लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इसको भी हम बहुत डिटेल में C++ में डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा इनको देखेंगे। हाँ, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर की थ्योरी वही है जो बिटवाइज की थी। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि वहाँ हम 0 1 स्विच पे काम करें, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अगर ए आपका फॉल्स है और बी आपका फॉल्स है, तो ए और बी जो है वो फॉल्स आएगा। ये वाइड कंडीशन है जिसपे ए और बी फॉल्स आता है, अदरवाइज ए और बाकी सारी कंडीशन में ए और बी ट्रू आता है। तो इस टेबल से प्लीज थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा खुद इस टेबल को समझो, डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी ये कर चुके हैं और डीएलडी में ऑलरेडी आप ये चीज ट्रुथ टेबल के तौर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यू नो अबाउट एंड और जोर एंड नॉट। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। एक्स की वैल्यू जो है वो 7 है, वाई की वैल्यू जो है वो 9 है। सबसे पहले हमने एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया है ए, जिसके अंदर एक्स लेस देन वाई का जो भी आंसर है वो बूलियन ए में जो है वो स्टोर हो जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनका आंसर हमेशा बूलियन वैल्यू आता है, इसलिए यहाँ पे बूलियन वेरिएबल होना जो है वो जरूरी है। इसीलिए एक्स इक्वल इक्वल टू वाई अगेन एक बूलियन एक्सप्रेशन में रिजल्ट करेगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी बूलियन में स्टोर किया है। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x लेस देन y की वैल्यू हमारे पास बन रही है ट्रू, और x इक्वल इक्वल टू y की वैल्यू बन रही है फॉल्स। देन यहाँ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, इन ऑपरेशन का रिजल्ट भी देखते हैं और उनको डिस्कस भी करते हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है आउटपुट में। प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, नाउ ए तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रू आएगा और बी डिस्कस हमने किया था कि फॉल्स आएगा। नाउ सबसे पहले हमने परफॉर्म किया है ए एंड बी। ए एंड बी, ए एक बुलियन वैल्यू है, बी भी एक बुलियन वैल्यू है। हमने देख लिया पीछे कि हमने दो बुलियन वेरिएबल क्रिएट किए थे, एक ए और एक बी। देन हमने ए एंड बी का जो आंसर है वो डिस्प्ले करवाया है और वो क्या आया है ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू आता है। उसके बाद हमने ए एंड बी परफॉर्म किया है जो कि फॉल्स आया है। ठीक है, वो फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक ट्रू है और एक फॉल्स है। ए एंड बी उसी वक्त ट्रू हो सकता है जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आएगा। और ए एक्स और बी, ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों वैल्यूज सेम हो यानी दोनों ट्रू हो तो फॉल्स आएगा, या दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर दोनों डिफरेंट हो तो ये ट्रू देता है। तो सर ए जो है वो ट्रू है, बी जो है वो फॉल्स है, इसलिए हमें ए और बी जो है वो ट्रू देगा। दोनों डिफरेंट है तो हमें ट्रू आंसर मिलेगा। नाउ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हमने रिजॉल्व किया है। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ लिखे कैसे, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के उसको क्लियर आउट कर दिया कि कौन सा पहले होगा। सबसे पहले जो है वो नॉट ए चलेगा। ए जो है बेसिकली हमारा ट्रू है। नॉट ए क्या करेगा, यहाँ पे ए को फॉल्स कर देगा। बी जो है वो हमारा फॉल्स था, तो फॉल्स एंड फॉल्स, यहाँ जो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स के अंदर। इसी तरह नॉट बी, बी जो है हमारा फॉल्स है, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू के अंदर। ए जो है वो हमारा ऑलरेडी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू फाइनल आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू के अंदर। देन हमारे पास बचेगी ये और की कंडीशन। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू आंसर किस में आना चाहिए, ट्रू के अंदर। तो ये हमारे आउटपुट में हुआ है, जो फाइनल आंसर मिला है वो हमें आंसर किसमें मिला है, ट्रू के अंदर। एंड देन नॉट ए नीचे करके देखा है, दैट इज इक्वल टू फॉर ए जो है वो ट्रू है, नॉट ए जो है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स के अंदर।
ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि दो हैं, एक है और एक है एंड। नॉर्मल और में और नॉर्मल एंड में और शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स में डिफरेंट है। शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन से इनका रिजल्ट डिटरमाइन हो रहा हो तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करते। ठीक है, तो रन टाइम में डिसाइड करते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है उसकी वजह से इनको ओवरऑल आंसर पता लग जाए कि क्या आने वाला है, तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, और के अंदर अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन उसको चेक करनी पड़ जाएगी कि वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, क्योंकि फॉल्स में और में एक ट्रू होता है दोनों में से, तो आंसर ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर और के अंदर पहली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह एंड में क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इट डजेंट मैटर कि दूसरी कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। जब एक ही कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स में ही आएगा। ये कैसे, इसकी आगे की कंडीशन चेक नहीं होती। इसी तरह अगर एंड में पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसे दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि आइदर दूसरी जो है वो ट्रू है या नहीं। तो और में अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो सेकंड वाली कंडीशन चेक नहीं होती, और एंड में अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सेकंड वाली कंडीशन जो है वो चेक नहीं होती। अच्छा, इसमें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इफ के अंदर इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो जीरो देंगे तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दूसरी वाली कंडीशन जो है वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम इसको चलाएगा ही नहीं। रीजन ये है, अगर यहाँ हमने सम सिंपल एंड लगाया होता और ये फॉल्स होती, डिनोमिनेटर जो है वाकई जीरो होता, तो जब ये नंबर डिवाइड हो रहा होता जीरो से तो यहाँ रन टाइम एरर आ जाता और ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड होता है तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, रन टाइम एरर आ जाता है। तो इससे हमें यहाँ इसको स्टॉप करना था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो, ठीक है, ये पहली कंडीशन ही हमारी जो है वो फॉल्स हो जाए तो दूसरी कंडीशन चले ही ना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो दूसरी कंडीशन को जो है वो ये चलाएगा और प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा। इस तरह खाली एंड की जरूरत हमें कैसे पड़ सकती है कि इक्वल इक्वल टू वन, भले ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डजेंट मैटर, हमें ये ई प्लस प्लस चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे कोड में ये ई प्लस प्लस लाजमी हो, यानी सी की वैल्यू भले वन हो या ना हो, लेकिन ये वाली कंडीशन यानी ई प्लस प्लस लेस देन 100 जो है वो लाजमी चले, क्योंकि यहाँ पे ई प्लस प्लस हो रहा है जिसकी वजह से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हमारे कोड में चलता रहे, यानी बारी चलती रहे। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम सिंगल एंड लगाते हैं, ताकि पहली कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो डजेंट मैटर, दूसरी कंडीशन जो है वो लाजमी चले। तो अ, यहाँ पे ये ऑपरेटर्स जो है वो खत्म नहीं होंगे, इनको हम ओवरऑल आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है लूप्स वाला, उसमें हम बार बार देखते रहेंगे। इसमें फॉर में, लूप्स में, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो दोबारा आते रहेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इसको हमने सी प्लस प्लस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, वी आर जावा में भी सेम ही है। ठीक है, इट हैज थ्री ऑपरेंड्स, पहला एक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर दूसरा एक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसके बाद कोलन, फिर तीसरा एक एक्सप्रेशन या वेरिएबल या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ एक्सप्रेशन भी आ सकता है सेकंड और थर्ड में, इसकी जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी एग्जांपल को कि इफ ए ग्रेटर देन बी तो सी ए के बराबर कर दे, एल सी बी के बराबर कर दे। ये जो कोड है ये क्या डिसाइड कर रहा है कि ए और बी में से जो भी बड़ी वैल्यू हो वो सी के अंदर कॉपी हो जाए। तो इसको हम शॉर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू, कंडीशन चेक करें ए ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू होगा, ठीक है, तो ए वाली वैल्यू सी में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और अगर फॉल्स होगा तो बी वाली वैल्यू जो है वो सी में कॉपी हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर ट्रू होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन चलता है, और अगर फॉल्स होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो रन होता है। तो द लास्ट टॉपिक, ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि जब ये मल्टीपल चैप्टर में हमने सारे ऑपरेटर्स जो है वो डिस्कस कर लिए, ठीक है, जितने भी एक्सेस करते हैं जावा के अंदर। अब इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर चलेगा और उसके बाद, यानी इनकी सीक्वेंस क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी हमेशा ब्रैकेट की रही है, ठीक है, जिनमें हम ये ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले करते हैं, और इसके साथ साथ डॉट ऑपरेटर, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो बेसिकली डॉट ब्रैकेट और सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी नॉट ऑपरेटर और बाइनरी बूलियन नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है और ये बूलियन नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। ये चारों जो कि यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रेसिडेंस या इनकी प्रायोरिटी हाई है। जब ये सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर ऑपरेटर अगर आपके एक्सप्रेशन में हो तो उसके बाद फिर प्रोग्राम इनको चलाता है। जब ये हो जाते हैं तो प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इसके अलावा जब प्लस माइनस के साथ लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट या अनसाइंड राइट शिफ्ट मौजूद हो, वो उसके बाद है प्रायोरिटी में। उसके बाद हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू है। देन उसके बाद इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की प्रायोरिटी है। उसके बाद एंड ऑपरेटर, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, उसके बाद शॉर्ट सर्किट एंड, उसके बाद शॉर्ट सर्किट और, एंड लास्ट प्रायोरिटी में हमारे पास क्वेश्चन मार्क और ये कोलन वाला टर्निटी ऑपरेटर आता है। रीजन ये है कि यूजली आप पीछे टर्नरी ऑपरेटर में हमने देखा भी कि इसके अंदर एक्सप्रेशन होते हैं, तो पहले वो एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं, आंसर निकलता है, आंसर निकलता है, और इवन अगर दूसरी तरफ भी ऑपरेशन हो, थर्ड टाइम भी ऑपरेशन हो, तो सारे ऑपरेशन होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनती है, फिर वो उस पर डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी वैल्यू को क्या करना है। एंड इन द लास्ट इक्वल टू ऑपरेटर, यानी अभी इवन पिछले एग्जांपल में भी आपने देखा कि पहले ये चलेगा, ठीक है, उसके बाद ए या बी डिसाइड होगा, इटर्निटी ऑपरेटर डिसाइड करेगा, और उसके बाद जो है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ से हटा देना, ये आपकी जाएगा। उसके बाद जो है वो ये ए या बी की वैल्यू जो है वो सी में कॉपी होगी, ठीक है। तो सी में कॉपी होने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सबसे लास्ट में हमारा जो है वो चलता है। अच्छा, ओपी इक्वल्स का क्या मतलब है? ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, नॉर इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, एवरी असाइनमेंट ऑपरेटर इज इन द लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे लास्ट में जो है वो ये एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर ऑपरेटर्स पे था, पूरा पूरा चैप्टर की जितने भी ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, but we will be looking at these operators throughout the course। ये ऑपरेटर्स डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स आते जाएंगे उनमें ये ऑपरेटर्स यूज होंगे जगह जगह, ठीक है, हमारी लॉजिक में यूज होंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।